19 लाख ईवीएम जो है वो चुनाव आयोग से गायब हो गया। 3 साल में 19 लाख ईवीएम गायब हुए हैं। अगर आरटीआई के जरिए खुलासा करवाया जाए तो मुझे लग रहा है ये संख्या 19 लाख से और ज्यादा होगी। अब समय ये आ गया है कि आम जनता को अब सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। ईवीएम को लेके एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जिन जिन अखबारों ने वो खबर छापी है उन खबरों अखबार के जो मालिक हैं उन अखबार के मालिकों को पीएमओ से और अमित शाह जी के ऑफिस से फोन चला जाएगा। ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार करना पड़ेगा, तब जाके ये 2024 के बारे में सोचें, नहीं तो 2024 को ये भूल जाए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अब तक ईवीएम को लेकर जगह जगह से खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ ईवीएम पाया गया, वहाँ ईवीएम पाया गया, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है एक आरटीआई के जरिए, एक कांग्रेस नेता ने खुलासा किया है कर्नाटक विधानसभा में कि 2016 से लेकर 2019 के बीच 19 लाख, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 19 लाख ईवीएम जो है वो चुनाव आयोग से गायब हो गया। और चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और अब तक जो है कल ये खबर सामने आई थी, इसके बाद जो है कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं 19 लाख ईवीएम का मामला और आरटीआई के जरिए खुलासा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ जब से लेकर गायब हुआ है? भाई देखिए, इससे पहले भी कई बार ईवीएम को लेके बातें चलती रहीं, कई मुद्दे चलते रहे ईवीएम को लेके कि ईवीएम में निश्चित तौर पे हेरफेर हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ देखने में मिली। और इससे पहले जो 2019 का लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी विपक्ष के लोगों ने इस बात को उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग को अपनी गिरफ्त में रख लिया है, जो विरोध करता है, उस समय आपको याद हो 19 में जो उप चुनाव आयुक्त थे उन्होंने इस पे विरोध दर्ज किया तो उनको केस में फंसा दिया गया, उनके ऊपर 2-3 केस लगा दिए गए, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। अब चूंकि आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये बातों में सच्चाई है। और 19 लाख ईवीएम का मामला विधानसभा में, देखिए, मामला 19 लाख का नहीं है। मामला ये है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मामला ये है कि आम आदमी जो वोट दे रहा है वो वोट कहाँ जा रहा है। वो जो बातें घूम रही हैं हर राज्य के चुनाव में, छोटे बड़े चुनाव में जो भी बातें घूम रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह ईवीएम रोड पे आपने घूमते हुए देखे ईवीएम। तो उन मुद्दे पे अब भारतीय जनता पार्टी क्या स्पष्टीकरण देगी, और स्पष्टीकरण वो देगी भी नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरी हुई है। और दुखद बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको वो ये इस खबर को ना दिखा के वो क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान में क्या अखबार में छपा है। हाँ, नहीं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, लेकिन जो देसी मामला है, जो हमारे देश का मामला है, इन पे खबर नहीं बनाएंगे। खबर बनाएंगे जी कश्मीर फाइल में क्या चल रहा है, खबर बनाएंगे जी प्रधानमंत्री ने मोर कैसे नचाया, प्रधानमंत्री जी ने मोर को दाना कैसे खिलाया। जो मुद्दे की खबरें हैं, मुद्दे की खबरों को दबाने का काम किया जा रहा है। और जो लोग इस तरह की खबरों को ऊपर उठाते हैं उन लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। अब कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है तो उनको भी दबाने का काम किया जाएगा और लोकतंत्र को ये मजाक बनाने का काम किया जाएगा। परसों के बाद कल से जो है वो कई ऐसे संगठन हैं जो दिल्ली में ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट पे उतरने वाले हैं। देखिए, इस तरह के मुद्दों को लेके पहले भी कई लोगों ने, कई सोशल एक्टिविस्ट ने, कई छोटी बड़ी संस्थाओं ने, जो सामाजिक संस्थाएं ये मुद्दे उठाती रही हैं। लेकिन मेन बात ये है कि क्या ये मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा, क्या इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने देगी? क्योंकि जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। पिछले 3 से 4 साल में 2019 के बाद से आपने देखा हो जितने छोटे बड़े मुद्दे हमारे देश में चले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों को अपने तानाशाही रवैये से हमेशा दबाने का प्रयास किया है। और इस मुद्दे को भी मुझे लग रहा है दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 2024 का चुनाव आने वाला है तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को एकजुट होकर इस मुद्दे को पूरी मुखरता के साथ रखना पड़ेगा। नहीं तो 2024 में ये इतना बड़ा खेल कर देंगे, हो सकता है आगे चुनाव की प्रक्रिया ही ये खत्म कर दें। 19 लाख की संख्या वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इस पर चुनाव आयोग का कुछ जवाब ना देना कि हमारे यहाँ से गायब है
है, गायब नहीं है? निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए, चुनाव आयोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रहा है। उसमें बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। जो लोग बीजेपी और आरएसएस के हिसाब से काम करते हैं उन्हीं लोगों को चुनाव आयोग में रखा जाता है। एक दौर अलग था, उस दौर को हम याद करते हैं जब टीएन शेषन साहब चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और वो अपने हिसाब से सिस्टम चलाते थे। और अब ये देख लीजिए कि दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले थे उसमें जो चुनाव आयोग है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट डिक्लेयर करने वाला था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो ये कह रहे हैं कि साहब सरकार की तरफ से ये नोटिस आया है कि अब तीनों नगर निगम को मिला के एक किया जा रहा है। तो क्या चुनाव आयोग को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि वो चुनाव की तारीखें डिक्लेयर कर पाए? क्या तारीखें चुनाव की बीजेपी ही डिक्लेयर करेगी? कई सवाल उठते हैं, इस तरह के कई तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस तरीके से आने वाले समय में गुजरात से लेकर गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके जम्मू का राजस्थान है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है। 19 लाख की संख्या वो है जो प्रदेश से लेकर देश तक का जो है वो काया पलट कर सकता है। 19 लाख की ईवीएम की संख्या 19 लाख नहीं है, और ये तो संख्या 2019 तक की संख्या है। अब 2019 के बाद से 2022 हो गया, 3 साल और हो गए। जब 3 साल में 19 लाख ईवीएम गायब हुए हैं तो क्या आने वाले जो 3 साल में चुनाव हुए हैं इनका अगर आरटीआई के जरिए खुलासा करवाया जाए तो मुझे लग रहा है ये संख्या 19 लाख से और ज़्यादा होगी। मामला ये है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या जहाँ जहाँ चुनाव के जो परिणाम है, जो आप जनता से बात करो, आप जनता से बात करते हैं, वोट तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दिया, लेकिन वहाँ पे बीजेपी कैसे जीत रही है? तो मामला ये है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और दुखद बात ये है कि इसमें कोर्ट भी मूक दर्शक बना हुआ है, चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बना हुआ है, और जो तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं या विपक्ष है या कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, जो आवाज़ उठाती है उसी के पास सीबीआई ईडी इनके छापे पड़ जाते हैं। कर्नाटक विधानसभा में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो उस वक्त स्पीकर ने कहा, यानी कि कल की बात है, स्पीकर ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आगे इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अब तक जो है कुछ बात नहीं हुई है। ऐसा है साहब, पीएमओ से और अमित शाह जी से वो लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ से क्या आदेश आएगा। जैसा आदेश वहाँ से आएगा, जैसी चाबी वहाँ से भरी जाएगी, उसी हिसाब से ये लोग आगे काम करेंगे। मुद्दे उठाए जाते हैं और उसी तरीके से मुद्दों को दबा दिया जाता है, उसी तरीके से मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कौन देगा? समस्या ये है क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको चुनावों से फुर्सत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए, अब ये अगले चुनाव में लग गए हैं, जो गुजरात, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं। यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल बनाने में लग गए हैं। नगर निगम के जो चुनाव हैं दिल्ली के, उनको मैनिपुलेट करने में लग गए हैं। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो ईवीएम की समस्या हो, ये लोग समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। 2014 से जब से ये सत्ता में आए हैं, ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता में आए हुए। एक सवाल ये भी है कि छोटे छोटे संगठन लगातार इस पे जो है वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कई जगह प्रोटेस्ट भी हुआ है, जंतर मंतर पे भी 2-4 दिन पहले उन्होंने किया था यूपी चुनाव के बाद। लेकिन जो बड़े दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे केंद्र लेवल के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, चाहे बिहार के हो, जो बड़े दल हैं वो इस पर लगातार मतलब कुछ बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का जब बिहार में चुनाव हुआ था, आपने भी वहाँ वो चुनाव कवर किया था। आप देखो कि उस समय वहाँ पे विधानसभा में किस तरीके से विधायकों को मारा गया। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 9 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा मुद्दा था, उसको मुखरता से उठाया, लेकिन वहाँ भी आवाज़ दबा दी गई। 4-5 दिन उठाते हैं चुनाव के, कोर्ट में नहीं, ऐसा नहीं है, उठाते हैं लेकिन मीडिया उसको नहीं दिखा रही है। मीडिया, समस्या यही आ रही है कि जो प्रसार करने का जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया एक दिन उस खबर को उठाती है, 2 दिन उस खबर कई अखबारों उठाती है। अब उन खबर, जिन अखबारों ने वो खबर छापी है, उन अखबार के जो मालिक हैं, उन अखबार के मालिकों को पीएमओ से और अमित शाह जी के ऑफिस से फ़ोन चला जाएगा, वो लोग शांत हो जाएंगे। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और समाधान देने वाला कोई है नहीं। अब समय ये आ गया है कि आम जनता को अब सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। और इसमें जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस
तरीके से कल राहुल गांधी जी ने कहा है महंगाई को लेके, तो इन्हें भी ईवीएम को लेके एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है या जो छोटी छोटी समाज सेवी संस्थाएं, इनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी या जो बड़े बड़े प्रमुख विपक्षी दल हैं, जो समान विचारधारा के विपक्षी दल हैं, इनको एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार करना पड़ेगा, तब जाके ये 2024 के बारे में सोचें, नहीं तो 2024 को ये भूल जाएं। नहीं, कुछ लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि चुनाव के हारने के बाद ही ईवीएम को लेकर इस तरीके से मूवमेंट जो है विपक्षी पार्टी उठाती है। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव हुए, आपने देखा कभी ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि सत्ताधारी दल के विधायकों को पीटा गया हो, खदेड़ा गया हो, भगाया गया हो? उसके बावजूद हुआ क्या? परिणाम उसके विपरीत रहे कि नहीं रहे? सभी राज्यों में परिणाम विपरीत रहे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की रैलियां हो रही, उनमें अपार जन सैलाब आ रहा है। बीजेपी की रैलियों में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोग इधर उधर से भेजे जा रहे हैं। और चुनाव के परिणाम क्या आ रहे हैं? चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 273 सीटें मिल गई। तो ये सब कैसे? तो इस पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। अब सवालों के जवाब ऐसे नहीं दे रहे हैं तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और हमें बहुत पीछे नहीं जाना, हमें किसान आंदोलन से सीखना है, कैसे किसान यहाँ डटे रहे, तीनों कानून वापस हुए कि नहीं हुए। तो इस तरीके का विपक्ष पार्टियों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ट्विटर की राजनीति छोड़नी पड़ेगी और ज़मीन पे एक दिन आके नहीं कि साहब एक दिन कोई आंदोलन कर लिया हमारा काम ख़त्म हो गया। अब मामला ये है कि आप ऐसी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। तो आपको भी 24 घंटे वाली राजनीति करनी है और किसी एक नेता को राजनीति नहीं करनी। जितने नेता हैं विपक्ष के, उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए घर बार और मोह छोड़ के जनता की आवाज़ को इन्हें उठाना पड़ेगा। अगर आप जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं अभी है। सवाल ये भी उठता है ना, उत्तर प्रदेश में प्रिंट मीडिया के एक पत्रकार हैं, वो लगातार डीएम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि भाई मेरा उत्पीड़न किया गया। मामला ये था कि भाई पेपर लीक को उनको दिखा दिया, उन्होंने छाप दिया, पेपर लीक का मामला था। तो अब पत्रकार भी कैसे उठाए सवाल? भाई देखो, पत्रकारों की तो स्थिति ऐसी है कि 50% पत्रकार तो अब भारतीय जनता पार्टी की खबरें दिखा रहे हैं और जो पत्रकार जिनके अंदर पत्रकारिता जिंदा है, उनकी आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका बनती है। विपक्ष को इन्हें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 स्तंभ जो हैं वो इस समय बिक चुके हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये 3 स्तंभ इस समय सरकार के हाथ में है। एक ही स्तंभ बचा है, पत्रकारिता। इसको विपक्ष को मजबूत करना पड़ेगा। और अगर पत्रकारिता भी पूरी तरीके से सरकार के हाथ में आ गई तो हमारे देश की हालत वही हो जाएगी जो चीन और रूस की है। वहाँ भी डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ भी डिक्टेटरशिप चलने लगेगी और गरीब बहुत गरीब हो जाएगा, अमीर बहुत अमीर हो आएगा। और जो शिक्षा है और जो मूल अधिकार हैं एक आम आदमी के, वो मूल अधिकार आम आदमी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कॉरपोरेट घराने के लिए काम करती है। 1 मिनट और लूँगा। 2014 से पहले आप देखो, हमारे देश में 2 तरीके से सरकार को टैक्स मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 2014 से पहले 60% होता था और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोगों से लिया जाता है वो 35 से 40% हुआ करता था। आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स तो घट के 35% रह गया और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 65% हो गया। यानी कि आम जनता से लिया जा रहा है और दिया कैसे जा रहा है? कॉरपोरेट जगत को। जो नौकरी करने वाला आदमी वो तो 30% टैक्स दे रहा है और कॉरपोरेट जगत का टैक्स 30% से घटा के कितना कर दिया गया? 22% कर दिया गया। मनरेगा, शिक्षा और चिकित्सा, इनका बजट कम कर दिया गया और बजट किसका बढ़ाया गया? कॉरपोरेट जगत का बढ़ा दिया गया। और कॉरपोरेट जगत का जो टैक्स था जो वो 12% से 7% कर दिया गया। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, तो ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है। और इस मुद्दे को जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको समझना पड़ेगा। और लगता है समझ पाएंगे जो ईवीएम का इतना बड़ा मामला सामने आया है, क्या विपक्षी पार्टियां उठा पाएंगी इस मुद्दे को?
नहीं, उठाना पड़ेगा। अब विपक्षी पार्टियों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और अभी भी अगर ये नहीं उठाएंगे तो आप समझ लीजिए कि इस देश में मोनोपोली आने वाली है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है, प्रजातंत्र खत्म होने वाला है, देश खत्म होने वाला है। फिर आप देश की बात छोड़ दीजिए, देश की बात भूल जाइए, संविधान खत्म होने वाला है। चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर अनुरेश यादव थे जिनसे बातचीत कर रहे थे, और तमाम ऐसे मुद्दे जो लगातार हम उठाते रहते, लेकिन फ़िलहाल ये मुद्दा जो है वो इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है सीधा निशाना जो है वो चुनाव आयोग पे है। अब विपक्ष को देखना है कि क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।